हेलो एवरीवन, दिव्यांश हियर फ्रॉम रेजोनेंस। आईजेएसओ का हमारा चैप्टर चल रहा था रेस्पिरेशन। 5 पार्ट्स उसके हम कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज द पार्ट 6। लास्ट पार्ट में हमने लेरिंग्स के बारे में डिस्कस कर लिया था और हमने डिस्कस करा था कि लेरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स होता है, उसमें 4 अलग अलग तरीके की कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती है एंड उसमें जो इनर मेम्ब्रेन है, मतलब उसकी जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है एंड इट विल मेक आवर वॉइस, वो साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है बाय वाइब्रेशंस। ठीक है, तो अब नाउ इट इज द पार्ट 6। हमें लिरिक्स के आगे से पढ़ना है और अब हम क्या देखेंगे, तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रीकिया यानी कि विंड पाइप। भाई लिरिक्स के बाद जो पार्ट आ रहा है, भाई ट्रीकिया का ही एनलार्ज पार्ट क्या था, लिरिक्स था। नाउ व्हाट इज ट्रीकिया? ट्रीकिया इज आवर विंड पाइप। भाई विंड पाइप है, मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको बताया था पहले। भाई इट इज 11 to 12 सेंटीमीटर या 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियम सेल्स। ठीक है, अब क्या है, ट्रीकिया हमारा विंड पाइप है। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं इधर एक बार। नाउ दिस इज ट्रीकिया। ये हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ट्रीकिया ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ट्रीकिया। इट इज 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। 10 to 11 सेंटीमीटर का होता है, इससे ज्यादा इससे कम नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली इतना ही है। नाउ इट इज अ लॉन्ग ट्यूब which is lined by pseudo stratified columnar ciliated epithelium cells। अब इसके जो अंदर की लाइनिंग में, मैंने बताया था बाहर वाली को अपन बोलते हैं कवरिंग, और अंदर वाली को क्या बोलते हैं अपन, लाइनिंग। तो जो इसकी लाइनिंग है ना, ये किसकी बनी हुई होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार सिलेटेड एपिथेलियम। अगर टिश्यू चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एपिथेलियम क्या होती है, लाइनिंग और कवरिंग बनाती है मेनली। अब सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार सिलेटेड एपिथेलियम का क्या मतलब है, देखो भाई दो तरीके के अपने पास होते हैं। अगर ये आपका, मैं बोलूं बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सेल चैप्टर का रेफरेंस है अब इसमें, अगर मैं बोलूं बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस पे अगर सेल्स की सिंगल लेयर है, कैसी लेयर है, ओनली सिंगल लेयर प्रेजेंट है सेल्स की, तो इट इज टर्म्ड एज सिंपल। क्या बोलेंगे इसे, सिंपल। बट अगर सेल्स की मल्टीपल लेयर से लेयर्ड है, वो अलग अलग लेयर्स हैं, मोर देन वन, तो इट इज टर्म्ड एज स्ट्रेटिफाइड। तो हमें पता चल गया कि स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, लेयर्ड है, मल्टीपल लेयर्स हैं। अब क्या होगा, कॉलुमिनार एपिथेलियम सेल्स, कॉलुमिनार का मतलब है वो कैसी है, वो सेल्स कैसे हैं, कॉलम शेप है, और सीलिएटेड का मतलब है सीलिया है। तो सूडो का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में होता क्या है, जो ट्रीकिया में हमारी लाइनिंग होती है वो होती तो सिंपल है, मतलब सिंगल लेयर होती है, बट ड्यू टू देयर अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस, जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तो इट विल लुक कि यार वो मल्टीपल लेयर्स में, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो दैट्स व्हाई हम उसे क्या बोलते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड यानी कि फॉल्स स्ट्रेटिफाइड। कॉलम शेप के सेल्स होते हैं, उनमें सीलिया प्रेजेंट होता है, तो दैट्स व्हाई दे आर सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनार सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, अब बात ये आती है कि सीलिएटेड एपिथेलियम का काम क्या है, तो जहां पर भी सीलिया आ जाता है उसका क्या फंक्शन होता है, सीलिया का मेनली फंक्शन है डस्ट पार्टिकल्स की एंट्री को प्रिवेंट करना ट्रीकिया में। ठीक है, now lastly it is supported by 16 to 20 C-shaped cartilaginous rings। स्ट्रक्चर बना लेता हूं फिर से। ये ट्रीकिया बना दिया मैंने। ठीक है, हमें दे रखा है अब इट इज सपोर्टेड बाय 16 to 20 C-shaped cartilaginous rings। तो इसमें क्या होगा, कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट होंगे। इन कार्टिलेजिनियस रिंग्स का क्या फंक्शन है, क्या दे रखा है, प्रिवेंट ट्रीकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन एयर इज एब्सेंट इन देम। देखो एग्जांपल देता हूं, अपन जब एक बलून में एयर ब्लो करते हैं, गुब्बारे में हवा भरते हैं, तो गुब्बारे की स्ट्रक्चर होल्ड कर लेता है, बट जैसे ही उस गुब्बारे से वो एयर निकल जाती है तो वो कोलैप्स हो जाता है। उसी तरीके से जब अब हम इनहेलेशन करते हैं, एट दैट टाइम ट्रीकिया में क्या होती है, एयर होती है, तो ट्रीकिया विल होल्ड ए स्ट्रक्चर। बट अगर जब हम एक्सेलेशन करेंगे तो एयर नहीं होगी, और एयर नहीं होगी तो ट्रीकिया कोलैप्स हो सकता है।
यानी कि वापस से सिकुड़ सकता है। उस कोलैप्स होने से प्रिवेंट करने के लिए, उस कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करने के लिए इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, सी शेप्ड होते हैं। सी का मतलब ये ऐसे सी शेप्ड होंगे, कंप्लीटली जुड़े हुए नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों है, ये सी शेप्ड ही क्यों होते हैं, इसका भी एक रीजन है। हमारा जो ट्रेकिया है ना, उसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है हमारी ईसोफेगस, यानी कि हमारी फूड पाइप। अब जब भी हम फूड कंज्यूम करते हैं तो ईसोफेगस क्या होती है, एक्सपैंड होती है। तो वो अच्छे से एक्सपैंड हो पाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, दैट्स वाई पीछे क्या नहीं होता, ये पूरा ओ शेप्ड नहीं होता। कैसा रहता है, ये सी शेप्ड रहता है कार्टिलेजिनियस रिंग्स। और क्या फंक्शन है, हमने देखा ट्रेकिया के कोलैप्सिंग को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। नाउ इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इसके बाद है हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्री। रेस्पिरेटरी ट्री क्या है, ट्री में क्या होती है मुझे बताओ। ट्री में होती है हमारे पास स्टेम होता है, देन उसके बाद ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस की सब ब्रांचेस होती है, उन पे लीव्स होती है। उसी तरीके से रेस्पिरेटरी ट्री है हमारे पास। ट्री क्या जो है वो अपने लोअर एंड पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो पार्ट्स में, इट विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ये देखो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो जैसे स्टेम ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब टू पार्ट्स के भी सब ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, तो ये दो पार्ट भी क्या हो गए, सब ब्रांचेस में डिवाइड हो गए, और ये भी और ब्रांचेस में डिवाइड हो गए। नाउ फ्रॉम दीज ब्रांचेस एक और इसमें से क्या निकलेंगी, इनकी और सब ब्रांचेस निकलेंगी। फिर उनमें क्या होगा, वो जुड़ी हुई रहेंगी, वो अटैच रहेंगी एल्वियोलाई से। तो देख लो क्या हो रहा है हमारे पास, ये हमारे पास क्या था, ट्रेकिया था। ठीक है, इसमें ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास कार्टिलेजिनियस रिंग्स थी। अब ट्रेकिया डिवाइड हुआ टू पार्ट्स में। पहली क्या थी, ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई अगर डिवाइड हुआ तो इट इज प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हुआ तो सेकेंडरी ब्रोंकाई, और ऐसे ही सेकेंडरी ब्रोंकाई भी अगर डिवाइड हो जाता तो टर्शियरी ब्रोंकाई, है ना। अब ये जो सेकेंडरी या टर्शियरी ब्रोंकाई से एक और स्ट्रक्चर निकल रहा है, दिस स्ट्रक्चर ग्रीन कलर से जो मैंने बताया, इट इज ब्रोंक्यूल्स। ये स्ट्रक्चर क्या है, ब्रोंक्यूल्स है। और लास्टली क्या है, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर इज एल्वियोलाई। तो ये ट्री की तरह ही तो है। ट्री क्या था, ट्री क्या डिवाइड हुआ, ट्री क्या को स्टेम समझ लो, स्टेम डिवाइड हुआ ब्रांचेस में, तो ट्री क्या डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में। ब्रांचेस प्राइमरी सेकेंडरी ब्रांचेस में डिवाइड होती है, तो ब्रोंकाई भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई तक डिवाइड हुआ। फिर उसके बाद ब्रोंकाई से फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स निकले, दोज आर ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स किससे अटैच्ड है, एल्वियोलाई से अटैच्ड है। ठीक है, अब मेन बात ये आती है कि जो ब्रोंकाई है, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई और जो ब्रोंक्यूल्स हैं, उनमें क्या डिफरेंस रहता है। तो डिफरेंस यही है कि जो ब्रोंकाई है, वेदर इट इज ये जो ब्रांचेस हैं, या फिर प्राइमरी ब्रोंकाई है, या टर्शियरी ब्रोंकाई है, या सेकेंडरी ब्रोंकाई है, इनमें हमारे पास कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट होती है। बट हम बात करें अगर ब्रोंक्यूल्स की, तो ब्रोंक्यूल्स इज अ थिन फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिनमें ब्रांचेस जिनमें कार्टिलेजेस प्रेजेंट नहीं होती, एंड इट गेट्स डायरेक्टली अटैच टू एल्वियोलाई। आई बात समझ में, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यही था रेस्पिरेटरी ट्री, नॉर्मल सी बात थी। उसके बाद हम बात करते हैं एल्वियोलाई की। किसकी बात करते हैं, एल्वियोलाई की। अब हमने देखा था एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर, भाई हमने देखा था कि एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बलून शेप्ड स्ट्रक्चर होगा। तो बना लेते हैं एक बार बलून शेप्ड
नाउ इस तरीके का कुछ हमारे पास एल्वियोलाई है ना। अब हमें पता है एल्वियोलाई से गैसियस एक्सचेंज होता है, तो वहां से क्या पास होंगी, ब्लड कैपिलरीज भी पास होंगी। तो मैंने यहां पर ब्लड कैपिलरी भी पास करवा दी। अब देखते हैं होगा क्या। देखो सबसे पहले एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। इसका मतलब जितना भी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है लंग्स में, जो भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, एल्वियोलाई के थ्रू। तो लंग्स का जितना भी पूरा अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर बना हुआ है वो भी एल्वियोलाई से बना हुआ है। साथ के साथ जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, मेन फंक्शन दैट इज गैसियस एक्सचेंज, वो भी कौन करवा रही है, एल्वियोलाई करवा रही है। फिर इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम मतलब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उस पे एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी। अगर ये कनेक्टिव टिश्यू है तो इस पे सेल्स की जो लेयर है वो एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी, एक थिन लेयर प्रेजेंट होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि गैसेस को एक्सचेंज होना है तो सबसे पहला ही कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो कैसी होनी चाहिए, थिन। और अगर वो मल्टीपल सेल्स की बनी हुई होती तो थिक हो जाती। तो दैट्स व्हाई इट इज सिंपल स्क्वैमस, सिंगल लेयर की सेल की लेयर है एपिथेलियम पे, जो कि क्या करेगी, गैसेस में एक्सचेंज करेगी। इट इज अ थिन लेयर। नाउ सेल्स ऑफ एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई आर कॉल्ड न्यूमोसाइट्स। जो एपिथेलियम होती है एल्वियोलाई के अंदर की जो लाइनिंग है उस पे जो सेल्स हैं, है ना, एपिथेलियम में भाई लाइनिंग जो बना रही है वो एपिथेलियम, और एपिथेलियम के जो सेल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यूमोसाइट्स। क्या बोलते हैं, न्यूमोसाइट्स। अब न्यूमोसाइट्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, बना देता हूं इधर। भाई देखो कुछ न्यूमोसाइट्स हमारे पास लार्ज होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं, फिर कुछ लार्ज होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं। तो क्या बनाया मैंने, अलग अलग तरीके के सेल्स बना दिए। कुछ क्या है, स्मॉल हैं, और कुछ क्या है, लार्ज हैं। देख लो अब होता क्या है भाई, देखो दो टाइप्स के न्यूमोसाइट होते हैं, मतलब एपिथेलियम की जो लाइनिंग है, भाई लाइनिंग कौन बना रहा है, एपिथेलियम बना रहा है। एपिथेलियम के सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूमोसाइट्स बोल रहे हैं। तो जो एल्वियोलाई के अंदर जो सेल्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला न्यूमोसाइट है टाइप 1 और दूसरा न्यूमोसाइट है टाइप 2। टाइप 1 जो होता है इट इज स्मॉलर इन साइज एंड हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। मतलब ये जो छोटे साइज के हैं ना, ये हमारे पास है टाइप 1, साइज में छोटे होते हैं और मेन फंक्शन इनका होता है गैसेस एक्सचेंज। तो हमने क्या देखा, हमारे जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में टू टाइप के सेल हैं। पहला है हमारे पास टाइप 1। टाइप 1 साइज में कैसा होता है, स्मॉल होता है, और मेनली जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ब्लड के और हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस के बीच में, वो किससे होता है, टाइप 1 न्यूमोसाइट से। अब हमारे पास है दूसरा टाइप 2 न्यूमोसाइट, दैट इज लार्ज इन साइज। तो ये जो लार्ज साइज में है दैट इज टाइप 2। अब टाइप 2 न्यूमोसाइट्स का क्या फंक्शन है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स जो है ना वो एक चीज सीक्रेट करती हैं, दैट इज कॉल्ड लेसिथिन। ये लेसिथिन सीक्रेट करेंगी, और लेसिथिन का क्या फंक्शन है, ये एज ए सर्फेक्टेंट काम करता है एल्वियोलाई में। जैसे ही एयर बाहर निकलती है, एक्सेल करते हैं हम, तो एयर तो होती नहीं है, तो एल्वियोलाई को एक कोलैप्स होने से बचाता है। भाई एल्वियोलाई का एक स्ट्रक्चर होता है, एयर आई तब उसने गैसेस एक्सचेंज करा, अब एयर एक्सेल करेंगे तब क्या होगा, तो उस टाइम एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाने का काम कौन करता है, लेसिथिन करता है, विच इज सीक्रेटेड बाय टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल। एंड न्यूमोसाइट सेल क्या है, एपिथेलियम सेल्स को ही हम एल्वियोलाई में न्यूमोसाइट सेल बोल रहे हैं। आई बात समझ में। नाउ अब ये देखो, ये तो हमारे पास हो गई एपिथेलियम, ये पूरी लेयर की हम बात करें दोनों न्यूमोसाइट्स की तो इट इज एपिथेलियम। और ये जो ब्लड कैपिलरी है इसके अंदर की जो ये लेयर हो गई इट इज एंडोथेलियम। इनके बीच में ही गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये जो लेयर्स हैं अब है ना, ये दोनों मिलके ही क्या बनाती है, एंडोथेलियम और एपिथेलियम मिलके क्या बनाती है हमारे पास,
रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है। यही दोनों मिलके क्या बनाएंगे हमारे पास, रेस्पिरेटरी सरफेस बना लेंगे। फिर लास्टली इसके बाद हम बात करें तो एल्वियोलाई में क्या प्रेजेंट होते हैं, डस्ट सेल प्रेजेंट होते हैं भाई। एक तरीके के सेल्स और प्रेजेंट होते हैं, दैट आर कॉल्ड डस्ट सेल्स। अब डस्ट सेल का क्या फंक्शन होता है, डस्ट सेल होते हैं फैगोसाइटिक नेचर के। फैगोसाइटिक नेचर का मतलब ये है कि अगर कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में आता है तो डस्ट सेल उसका क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस करके उसे खत्म कर देंगे, वेदर इट इज बैक्टीरिया, वायरस, तो क्या होगा, फैगोसाइटिक होगा नेचर में। लास्टली हमारे दोनों लंग्स में मिलाकर 300 मिलियन अराउंड एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। 30 करोड़ एल्वियोलाई हमारे दोनों लंग्स में मिलाकर प्रेजेंट होती है। इसके बाद बात करते हैं लंग्स की, प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी में हमारे लंग्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, है ना। फिर 1 पेयर इज प्रेजेंट, 2 लंग्स होते हैं यानी कि एक पेयर प्रेजेंट है। इट इज इलास्टिक, स्पॉन्जी एंड डिस्टेंसिबल। लंग्स क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, स्पॉन्ज की तरह होते हैं। डिस्टेंसिबल का मतलब ये एक्सपैंड कर सकते हैं, इट कैन एक्सपैंड। एयर इनहेल करते हो जब लंग्स क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं ना। कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स क्या होते हैं, 2 लेयर की प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं भाई। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन, जो कि किसकी लेयर है, लंग्स की लेयर है। नाउ इस ये जो अगर मान लो ये लंग्स हैं, ठीक है, अगर ये लंग्स बनाता हूं तो इन लंग्स की जो ये दोनों मेम्ब्रेन्स है ना, इसके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलेंगे इसे, प्लूरल फ्लूइड। जब लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग, तो ये जो प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच के फ्रिक्शन को कम कर देता है, उसे फ्रिक्शन लेस बना देता है, ताकि क्या हो, अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो सके। वही दे रखा है, प्लूरल फ्लूइड अलाउड फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ लंग्स। नाउ द लास्ट थिंग इज रेस्पिरेटरी मसल्स। रेस्पिरेटरी मसल्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट मसल इज डायफ्राम। डायफ्राम क्या होती है, हमारे एक डोम शेप्ड मसल प्रेजेंट होती है, ऐसे डोम शेप्ड की मसल होती है। वो कहाँ प्रेजेंट होती है, समवॉट इधर प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करने का फंक्शन होता है, ठीक है, वही दे रखा है। मैमल्स का एक फीचर है, ओनली मैमल्स में प्रेजेंट होगी। मस्क्यूलर है, मतलब मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, डोम शेप्ड का होगा, गुंबद जैसा, और इट सेपरेट्स थोरैसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। ये तो हमारे डायफ्राम की बात हो गई। एंड जो लास्ट है हमारे पास वो है हमारी इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल देखो हमारे, अगर ये रिब केज है, अगर मैं ये रिब केज बना रहा हूं, है ना, तो रिब केज के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट है ना, हमारे रिब्स के बीच में 2 मसल्स प्रेजेंट है, वही क्या होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। अब इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं और उसका 2 टाइप्स होते हैं। पहली होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरी होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। 2 तरीके की मसल्स है जो कि क्या करती है, ब्रीदिंग में हेल्प करती है। और इसके बारे में अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे ब्रीदिंग मैकेनिज्म, उसमें ही हम इसके बारे में देख लेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।